Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. फिजिकल साइंस CSIR नेट गेट के लिए जो 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आज है लेक्चर नंबर सेकंड। और ये जो लेक्चर नंबर सेकंड है ये भी होगा लैग्रेंजियन डायनामिक्स या कह लें कि क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कहा था, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर लैग्रेंजियन डायनामिक्स के ऊपर होंगे, फिर एक लेक्चर में हम इसके PYQs करेंगे। देन हम बात करेंगे जो अदर चैप्टर्स हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के उनके। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हम कवर करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। देन उसके बाद जो 1 बाय 1 बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम लेते जाएंगे। तो एक लेक्चर के करीबन एक जो सब्जेक्ट है उसके करीबन करीबन आपको करीबन 8 से 10 जो लेक्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इन लेक्चर्स के अंदर हम जो मल्टीपल क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। इनिशियली जो शुरुआत के लेक्चर आएंगे उनमें आपको क्वेश्चन की जो नंबर है, संख्या जो है वो कम देखने को मिलेगी, वो 10 से 15 के बीच में रहेगी। जैसे जैसे जो आगे बढ़ेंगे हम इस सीरीज़ के अंदर तो ये नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो इंक्रीज होते जाएंगे, यानी कि जो 20 से 25 जो क्वेश्चन नंबर हैं वो मैं बढ़ाता जाऊँ। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अच्छा आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन होने वाले वो थ्योरेटिकल टाइप में होने वाले, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बता दिया था। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे वो 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन होंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जनरलाइज कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है ये पूछा है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने अपने एक लेक्चर में भी बताया है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जो लाइव लेक्चर्स है मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लिए थे, ये जो लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन है इसके ऊपर। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जैसे कि हम होता क्या है बेसिकली कि कई बार होता है कि जब हमें कोऑर्डिनेट्स है वो XYZ फॉर्म में लिखने हैं, कई बार इनको R, थीटा, फाई, यानी कि जैसे जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होता है तो ये वैल्यूज़ चेंज होती है, नोटेशंस भी उसके अकॉर्डिंगली क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो इतने सारे नोटेशंस को से बचने के लिए हमने एक सिंपल सा सिस्टम यूज़ कर लिया जिसमें हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात की। जनरलाइज कोऑर्डिनेट की डायमेंशंस कुछ भी हो सकती है, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करते हैं। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। हमें यही पूछा गया है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करते हैं, इनकी डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फोर्स का जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो बन रहा है उसकी जो डायमेंशन है वो फोर्स की डायमेंशन हो। तो ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। और ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, मतलब ये XYZ के फॉर्म में भी हो सकते हैं, R, थीटा, फाई के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो दोनों आ जाएगा, B और D दोनों इसके आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में बोला है इफ अ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। यदि किसी जनरलाइज कोऑर्डिनेट की डायमेंशन वेलोसिटी है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी की डायमेंशन है, तो जनरलाइज वेलोसिटी क्या होगी। देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है उसको मैंने लिखा फंक्शन के फॉर्म में ऐसे Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, इस तरह से मैंने जनरलाइज कोऑर्डिनेट को लिख दिया। जनरलाइज वेलोसिटी क्या होगी इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा QI डॉट, Q2 डॉट और Q3 डॉट। बात यह है कि इसकी जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द स्लाइडिंग ऑफ अ बीड ऑन अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस A इन द XY प्लेन। XY प्लेन ये है, इसमें कोई सर्कुलर ये वायर है, यहाँ पर कोई बीड है। बीड का मतलब जैसे एक सर्कुलर वायर है उसमें कोई छल्ला डाल दिया तो ये बीड है। ये मान लो यहाँ इस पोजीशन पर है तो इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए X और Y, ठीक है। और सर्कुलर वायर की जो रेडियस है वो A है, तो ये बीड इसी में घूमेगा ऐसे। तो इसकी इक्वेशन जो रहेगी वो क्या रहेगी, x² + y² = a²। तो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, Fx1 x2 और t = 0, यानी जिसमें इक्वलिटी आ रही है। या आप ऐसा बोल लो जो इंटीग्रेबल होते हैं। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स कौन से होते हैं, जो इंटीग्रेबल होते हैं। इंटीग्रेबल का मतलब ये जो इक्वेशन है
इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, माइनस वाई डी वाई ये कर लो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये बनेगा। और उधर क्या बनेगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, यहाँ से सी की आप वैल्यू निकाल लोगे। तो ये जो इक्वेशन है ये इंटीग्रेबल है। तो होलोनोमिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब है इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल के साथ साथ ये जो इक्वलिटी को शो करती है, इक्वलिटी का मतलब इक्वल टू जीरो, इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, इस तरह से इनइक्वलिटी अगर आ जाए तो वो नॉन होलोनोमिक होता है। और नॉन होलोनोमिक जो होते हैं वो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, जबकि होलोनोमिक जो है वो इंटीग्रेबल होते हैं। इसकी जो इक्वेशन है वो बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जो कि क्या है, होलोनोमिक है। होलोनोमिक क्यों है, क्योंकि ये इंटीग्रेबल बन रही है। और दूसरी चीज़, ये इक्वलिटी के साइन को शो कर रही है। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर गैस मॉलिक्यूल इन अ स्पेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस आर। अब स्पेरिकल मॉलिक्यूल, ये स्पेरिकल कंटेनर है, ये स्पेरिकल कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल है, तो ये तीनों डायमेंशंस में जा सकता है ना। स्पेयर तो 3 डायमेंशन हो गया, तो तीनों डायमेंशन में जा सकता है। अब ये मॉलिक्यूल मान लो किसी टाइम पर यहाँ है, तो ये मॉलिक्यूल के लिए हमेशा कंडीशन रहेगी कि हमेशा स्पेयर के अंदर बंद रहेगा। तो अगर आईएथ मॉलिक्यूल है तो उसके लिए क्या होगा, एक्स आईएथ स्क्वायर प्लस वाई आईएथ स्क्वायर प्लस जेड आईएथ स्क्वायर। ये या तो हमेशा लेस देन होगा किससे, रेडियस से, और या उसके बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन आ गया। ये साइन किसका आ गया, इनइक्वलिटी का आ गया। और इनइक्वलिटी का साइन ये आ गया, इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये नॉन होलोनोमिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो आंसर तो इसका ये आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये एक चीज़ और पूछ ली गई या पूछ ली जा सकती है कि ये कौन सी कंस्ट्रेंट है, कौन से टाइप का है। तो ये कौन सा हो गया, नॉन होलोनोमिक। तो ये कौन से टाइप का कंस्ट्रेंट हो गया, नॉन होलोनोमिक टाइप का कंस्ट्रेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये पूछा है, अ पेंडुलम विद एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल नॉट इज एग्जाम्पल ऑफ। देखो दो चीज़ें लिखी हुई है, एक स्क्लेरोनोमस और एक रियोनोमस। स्क्लेरोनोमस का मतलब होता है ऐसे इक्वेशंस जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, इक्वेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, और मतलब टाइम इसमें नहीं आएगा और ये टाइम पर डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट ऑन टाइम, डिपेंडेंट ऑन टाइम, ये टाइम पर डिपेंड करेगा। यानी कि इसके लिए जब इक्वेशन लिखोगे तो आपको टाइम का फंक्शन दिखेगा, इसके लिए लिखोगे तो टाइम का फंक्शन नहीं दिखेगा। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब हुआ रस्सी की जो लेंथ है वो फिक्स है, वो टाइम के साथ वेरी करेगी नहीं। तो इसके लिए इक्वेशन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल नॉट स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी टाइम की बात नहीं हुई। टाइम की बात नहीं हुई तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, स्क्लेरोनोमस। ठीक है, ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, स्क्लेरोनोमस। फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता था, एक्सटेंसिबल। तो एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, टाइम के साथ लेंथ चेंज हो रही है। इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये टाइम के साथ चेंज हो रही है लेंथ। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा है इक्वेशन के अंदर टाइम एक्सप्लिटली शो हो रहा है, एक्सप्लिटली टाइम शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी है, रियोनोमस। ये कौन सी इक्वेशन है, रियोनोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। रिजिड बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, मान लो ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर ये दो पार्टिकल है, तो इन दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है हमेशा फिक्स रहे। ये जो पार्टिकल है मान लो इनके बीच की डिस्टेंस सी है, तो ये सी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी, मान लो ये ith पार्टिकल है और ये jth पार्टिकल है, इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो ri है और इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो rj है। तो ri माइनस rj बराबर cij। और अगर इनको हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, xi माइनस xj स्क्वायर प्लस yi माइनस yj स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड जे स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, cij स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होलोनोमिक हो गई क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का भी साइन आ रहा है, और ये जो इक्वेशन है ये इंटीग्रेबल भी है। दूसरी चीज़, इसमें टाइम कहीं भी शो नहीं हो रहा है, टाइम कहीं भी शो नहीं हो रहा है, तो ये स्क्लेरोनोमस भी है साथ। ठीक है, तो ये और भी कौन सी बन रही है, स्क्लेरोनोमिक इक्वेशन। तो दोनों आंसर हो गए इसके, ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 100 पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन। अब देखो फ्रीली इन अ प्लेन की बात हो रही है, तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है वो होता है 3n - k।
ये जब हम लिखते हैं ये किसके लिए लिखते हैं, 3D के लिए। यहाँ पर बोला गया है प्लेन, प्लेन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 2n माइनस के का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट के का मतलब। अब n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर पार्टिकल्स कितने हैं, 100। f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100। कंस्ट्रेंट कुछ है नहीं तो ये 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 200। आंसर इसका सही कौन सा आ जाएगा, बी, 200 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पार्टिकल इन अ क्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये ठीक वैसा ही है जैसे मैंने आपको स्पेयर वाला बताया था। तो ये क्यूब के अंदर कोई पार्टिकल है, इसके साथ क्या कंडीशन होगी, ये क्यूब की जो लेंथ है वो a हो गई, और ये तीनों डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो 0 से x की वैल्यू, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, और ये z कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पर इनइक्वलिटी के साइन शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी हो गई, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर हमें एक एटवुड मशीन दिखाई गई है, हमें ये बताना है इसकी होलोनोमिक इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो इस जो लेंथ है पूरी रस्सी की एक कांस्टेंट रहेगी, तो रस्सी की लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये x1 हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, x2। अब ये जो लेंथ है ये किसके बराबर होगी, ये हाफ पेरीफेरी हो गई ना, ये पूरा जो परिधि है पेरी सरकमफेरेंस वो 2 पाई आर है, तो ये कितनी हो गई, पाई आर। क्या डिस्टेंस हो गई, x1 प्लस पाई आर प्लस x2, तो ये बराबर हो जाएगा पूरी लेंथ के। तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, x1 प्लस पाई आर प्लस x2 इक्वल्स टू l। इसको सॉल्व करो तो x प्लस x1 प्लस x2 प्लस पाई आर माइनस l इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन रही है। इसको आप देखते हो तो ए आंसर जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। दिस क्वेश्चन सेज दैट मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ, सर्कुलर पाथ के अंदर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस जो है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, आर माइनस ए इसकी इक्वेशन होगी, तो ये इक्वेशन होगी, तो इसका मतलब ये कौन सी है, होलोनोमिक, तो आंसर क्या आ जाएगा, होलो। तो बेसिक जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो इसके इस टाइप के बनते हैं, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन के, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कर लिए। तो होलोनोमिक फॉर्मुलेशन के जो PYQs है वो इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।